कल हमने सेकेंड लॉ जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट लिखे थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दोनों स्टेटमेंट आपके कंपलसरी रहेंगे। अप्लाइड फोर्स का मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में जो भी चेंजेस होने हैं, जो भी मोमेंटम अप्लाई हो रहा है वो सब उसी डायरेक्शन में रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम जो है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का जो हम डेजिग्नेशन लेते हैं, जो सिंबल लेते हैं दैट इज p। स्मॉल लेटर में p जब हम लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब सेकंड लॉ में हमें बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum। अब बोलते तो हम ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या लिखा अपन ने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको एक नया सिंबल नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और उसके बाद में मैंने P लिखा। ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, जब हम फिजिक्स की लैंग्वेज लिखते हैं तो फिजिक्स में हमारे पास जो वर्ड चेंज है या तो हम उसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब ये थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है, हायर होता है, 11-12 का लाइन है, इसलिए हम वो यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है चेंज। तो रेट का मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एज रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे करंट हम बोले तो व्हाट इज करंट, तो करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट वर्ड आ गया, मतलब क्या करना है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो जहां पर भी रेट वर्ड आता है इसका मतलब नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में हमें लेना है टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो T मतलब रेट, डेल्टा मतलब ये जो ट्रायंगल है इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा। इट इज नॉट ट्रायंगल। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कैपिटल वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज। चेंज का मतलब होता है आप पहले कहां थे और आप अभी कहां हैं। पहले जैसे अपन ने कोई स्पीड शुरू करी तो स्पीड के टाइम पे हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हम रेस्ट पर थे। फाइनली हम 50 पर हैं तो चेंज कितना हुआ, 50 माइनस 0। पहले 20 पे थे अभी 50 पे हैं तो चेंज कितना हुआ, 50 माइनस 20। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल रिजेंबल्स द चेंज। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे, इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में हमारे पास में है टाइम। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो वही है, फाइनल के लिए हम रिजेंबल करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय t। अब इसमें से हम m कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास बचा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन में t। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट मतलब टाइम और चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोगों ने लिखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ब्रैकेट में कल अपन ने लिख लिया था v इज इक्वल टू u प्लस at, फिर u को इधर लाए तो v माइनस u
फिर t को नीचे लाए तो b माइनस टू अपॉन टी इज इक्वल टू a, तो वहां पर हमने a लिखा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k m a। ये कांस्टेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यूज लिखता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि k का मतलब 1 है 2 है 3 है, ऐसा नहीं। हर जगह हर एक चीज में इसका अपना एक टर्म होता है। यहाँ पर हम लोग लेंगे k इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज आवर सेकंड लॉ। फाइन, सेकंड लॉ सिर्फ इतना सा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन पूरा जब हम डिराइव करेंगे तो लास्ट लाइन जो हमने डिराइव करी वो हमारे पास में आएगी F इज इक्वल टू m। ठीक, अब आप आगे लिखेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये अपन ने पहले भी लिख लिया था। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और यूनिट में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम इस सेकंड लॉ को लेकर आगे बढ़े तो लॉ तो इतना सही है, लेकिन इस लॉ से हमारे क्वेश्चन क्या बने मैम? हमारा क्वेश्चन तो बना ही नहीं। आपने फर्स्ट वाले लॉ में इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ सेकंड लॉ के अंदर भी हमारे पास में होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग 11th में वर्ड पढ़ते हैं इम्पल्स। क्या वर्ड पढ़ते हैं? इम्पल्स। प्रॉपरली आपको ये इम्पल्स वर्ड ना पढ़ाकर, मतलब ये इसलिए बताना जरूरी होगा है क्योंकि एमसीक्यूज में आजकल कोई भी वर्ड एड ऑन हो जाता है। तो इम्पल्स वर्ड जो है वो हमारे इस सेकंड लॉ की देन है कि इम्पल्स नाम की एक चीज होती है। अगर इम्पल्स की बात करें या हम इस लॉ की बात करें तो हमारे लिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जब भी क्रिकेट मैच चल रहा हो, फील्डर हो, कैच करना है उसको, या अपन ही क्रिकेट खेल रहे हैं, अपन लोग कैच करने जा रहे हैं बॉल, तो अपन क्या करेंगे? नॉर्मली वी लोअर आवर हैंड एंड वी मूव बैकवर्ड। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम लोग बिल्कुल हाथ ऊपर करके और उस बॉल की तरफ चलने की आजा, बिल्कुल मेरे ऊपर ही आजा, नहीं होता ना। नॉर्मली हमारा प्रेफरेंस क्या होता है कैच करते टाइम कि ऊपर देखते देखते भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और हाथ नीचे रखते हैं। क्यों? फिजिक्स कैसे आ गया इसके अंदर? इसके अंदर फिजिक्स आया कि विद इंक्रीज इन टाइम पीरियड, ये वाला जो टाइम है जब हम ये बढ़ाएंगे तो द फोर्स विल डिक्रीज। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर है ये नीचे। तो इम्पल्स हम इसी को 11th के अंदर बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग? द टाइम पीरियड इज इंक्रीज सो द अप्लाइड फोर्स इज डिक्रीज एंड द पर्सन गेट्स लेस हर्ट। क्या होगा? हाथ पीछे करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ने से फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगने से यहाँ पर कैच करते टाइम चोट कम लगती है। और एग्जांपल देखेंगे ऐसे जिससे हमें पता चले कि हमें स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। और जब भी कोई क्रॉकरी हम खरीद कर लेकर आते हैं, कांच के कप, कांच की ग्लास, तो दे आर ऑलवेज रैप इन अ पेपर, है ना। उनको कार्डबोर्ड के अंदर रखा जाता है और कार्डबोर्ड के आसपास हमेशा या तो पेपर रखे जाते हैं या स्ट्रॉज भरी जाती है। कचरा जो है वो लोग उसके अंदर घास फूस जो है वो भर देते हैं। क्यों भरते हैं? मम्मी से पूछोगे, घर में पूछोगे, जवाब मिलेगा जिससे टूटे नहीं। फिजिक्स से पूछोगे तो क्या बोलेगा? फिजिक्स बोलेगा सो दैट द टाइम पीरियड ऑफ कांटेक्ट ऑफ दैट ग्लास विद द कार्डबोर्ड इज इंक्रीज्ड। क्या होगा? जैसे हम उसको ट्रांसपोर्ट में रख रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में वो हिलेगा, हिलेगा तो टकराएगा, टकराएगा तो टूट जाएगा। अब क्या किया हमने? उसके टकराने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया, बीच में हमने कचरा भर दिया, कुछ भी स्ट्रॉज या जो भी हमने चीजें भर दी। तो ये हमारी क्रॉकरी, ये हमारा बोर्ड, इससे टकराने का टाइम पीरियड इज इंक्रीज। व्हेन द टाइम पीरियड इज इंक्रीज द फोर्स इज डिक्रीज and the chances of breaking that crockery is decreased. हाँ, it is less, it is decreased, अब कम हो गए। ठीक, और कोई एग्जाम्पल?
कोई हाई जंप कर रहा है या लॉन्ग जंप कर रहा है, तो जब हाई जंप होती है तो उनको हम डायरेक्ट जमीन पर गिरने नहीं देते। क्या किया जाता है, वहां पे कुशन्स लगाए जाते हैं या बेड लगाया जाता है उनके लिए, जो भी जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है जिस जगह पर वो लोग गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट जमीन पर गिरेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। बट अगर यहाँ पर एक बेड लगा दिया जाए, कुशन्स लगा दिए जाए या सिंपली मड रख दिया जाए, ठीक है, मिट्टी का ढेर उसके ऊपर, सैंड का ढेर हम लोगों ने वहां पर लगा दिया, क्ले नहीं बोलना, क्ले से तो और लग जाएगी, सैंड का हम लोगों ने वहां पर ढेर लगा दिया है, हीप ऑफ सैंड इज प्रेजेंट, तो व्यक्ति जब कोई भी पर्सन एथलीट वहां पर जंप करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ कांटेक्ट ऑफ दैट पर्सन विद द ग्राउंड is increased. Time period increases, force decreases, and the person gets less hurt. ये हमारा मेन पार्ट रहेगा ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब आप हेडिंग लिखिए, which is the true law of motion. Which is the true law of motion? आंसर लिखिए, सेकेंड लॉ इज द ट्रू लॉ ऑफ द मोशन। Because from this law, because from this law, first and third law of motion can be derived. अब अभी अपन ने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, अपन देखते हैं कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे डिराइव होता है, हम वो चीज देखते हैं। हमने अपना लॉ लिखा F इज इक्वल टू एम ए, इतना पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए की जगह क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला टी वहां पर जाने तो इट इज एफ मल्टीप्लाइड बाय टी, बाद में चाहो तो यही मोमेंटम बन जाता है, अभी अपन ऐसा चाह नहीं रहे क्योंकि अपन फर्स्ट लॉ डिराइव कर रहे हैं, तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। अब अपन स्टेटमेंट यहाँ पर डालेंगे कि इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्या होगा, एफ की जगह अगर हमने जीरो लिया तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय टी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू एम इंटू v माइनस यू, m को नीचे जाने दीजिए, ये पार्ट भी क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू v माइनस यू, ये माइनस यू उधर जाएगा तो v इज इक्वल टू u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या था, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट, है ना, ये जीरो है तो ये वाला भी जीरो है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है देन इट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, कब तक, until and unless external forces applied to it। अभी अपन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स इज इक्वल टू जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मतलब जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट पहले था उसी स्टेट में ऑब्जेक्ट अभी भी रहेगा। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे दें तो फिर दे विल नॉट बी सेम, यानी फिर हमारी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अपन ने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव किया, तो आप लिखिए टू डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
में स्टेटमेंट लिखे फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. Full stop. Next line में लिखिए when one object exerts a force on another object, comma, the second object instantaneously exerts a force back on the first one. Third law, for every action there is equal and opposite reaction. For every action का मतलब यहाँ पर लिया गया every मतलब each and every, जो भी काम हम कर रहे हैं हर एक चीज को हम लोग बोलेंगे एक्शन और उसके बदले में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हमें मिलेगा विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन. नॉर्मली समझा ऐसे देते हैं कि बोले हमने किसी को चांटा मारा, उसने पलट के चांटा मारा. मैं इसे एक्शन और रिएक्शन नहीं बोलूंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू एक्सप्लेन फिजिक्स. ठीक, प्रॉपर वे या प्रॉपर तरीके से अगर हम चले तो अपन लोग बोलते हैं कि वी कैन वॉक ऑन द सरफेस. कैसे वॉक कर सकते हैं? तो बोले क्या हो गया मैम, ये हमारा पैर ऐसे रखा और आगे की तरफ चल दिए. इतना सिंपल. फिजिक्स बोलता है ये इतना सिंपल नहीं है. फिजिक्स के हिसाब से जब हम चलना चाहते हैं तो वी एक्सर्ट द फोर्स ऑन द फ्लोर. ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा पैर है, इस पे हम लोग धक्का दे रहे हैं. और जब हम इसे बैकवर्ड पुश करते हैं तो ऑपोजिट फोर्स हमें मिलेगा जो हमें फॉरवर्ड पुश करता है. क्या कर रहे हैं हम, पीछे धक्का देंगे और ये हमें कहां पर धक्का देगा, आगे. तो ये जो हमने पीछे धक्का दिया दैट इज एक्शन, हम आगे गए दैट इज रिएक्शन. इसको और ज्यादा जब डीप में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. ऐसा डिटेलिंग जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पे चलते हैं कि हाँ भाई हम क्यों मूव कर पाए, क्योंकि फ्लोर के पास फ्रिक्शनल फोर्स था. नेचुरल सी बात है कि अगर जमीन के ऊपर, टाइल्स के ऊपर सर्फ का पानी डाल दिया जाए और फिर आपको बोला जाए जाओ दौड़ लगाओ, क्या होगा, डेफिनेटली गिर जाएंगे. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है और ऐसे में हम लोग स्लिप होते हैं. तो इसी का फर्दर पार्ट जो है वो फ्रिक्शन पर डाइवर्ट होता है. लेकिन अभी बेसिस पे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जैसे अगर हम लोगों ने गन चलाई, नॉर्मल वे में ये समझाया जाता है, मैं दोनों तरीके से समझा रही हूँ, एक स्टैंडर्ड लेवल, एक नॉर्मल लेवल. नॉर्मल लेवल में बोलते हैं कि जैसे ही गन चलाई, बोले बंदूक से यहाँ से बुलेट जो है वो बाहर निकली, ये हुआ एक्शन. हमारा हाथ हल्का सा पीछे हुआ उस वजन के कारण, दैट इज रिएक्शन. ये नॉर्मल हुआ. सच्चाई क्या है वो अगर हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो जब हम लोग गन को फायर कर रहे हैं, यहाँ से बुलेट बाहर निकल रही है, तो हमने तो सिर्फ एक बटन क्लिक किया, इस बटन से एक पार्ट अंदर घूमता है, वो पार्ट क्या करता है, बुलेट को धक्का मारता है और यूं घूमते हुए बुलेट को धक्का मारेगा और बुलेट बाहर निकल गई.
जैसे ही बुलेट बाहर निकलेगी ये जो स्प्रिंग है वो वापस से रिकॉइल होगी और अपनी जगह पर आएगी। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल वे में ये बोलते हैं कि बुलेट जो है वो बाहर गई और हमारे हाथ को धक्का लगा, तो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। असली में अगर हम सच में डिटेल पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अबाउट गन एंड बुलेट, इट इज अबाउट द रिकॉइलिंग ऑफ द गन। रिकॉइलिंग का मतलब ही यही है कि जब हमने बटन दबाया तो यहाँ से वो ऊपर गया, धक्का मारा और बुलेट बाहर निकल गई। बुलेट के बाहर निकलते ही रिकॉइल हुआ और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया। जब वो पीछे आता है तो डेफिनेटली हमें पीछे एक जर्क लगता है, तो जो आगे गया वो एक्शन, जो पीछे हुआ दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। हर एक चीज, सपोज करें हम लोग एक बोट में खड़े या स्विमिंग करने गए, ग्लाइडर में खड़े, किसी हल्की चीज के ऊपर अपन लोग खड़े, अब उस हल्की चीज के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाइए और यहाँ कॉर्नर पे आने के बाद आप दूसरी जगह जंप करिए। जब हम जंप करेंगे तो हम यहाँ पर धक्का मारेंगे, धक्का मारा क्या हुआ, हम तो आगे चले गए लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे चला गया। तो ये जो पार्ट है आगे जाने वाला दैट इज एक्शन, और इस ऑब्जेक्ट का पीछे आना दैट इज रिएक्शन। For every action there is equal and opposite reaction. This is called as Newton's third law of motion. Newton बता दे, सिर्फ third law of motion करिए, Newton मत लिखिए, it is third law of motion. तो टोटल हमारे पास 3 लॉ हुए। If the object is rest, it continues to be at rest, or in motion, it continues to be in motion until and unless external forces applied to it. Second वाला, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and in the direction of force. खाली force लिखकर नहीं छोड़ देना, applied force और direction लिखना। और third, for every action there is equal and opposite reaction.